हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। आज आपके को बताएंगे बिजनेस लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मेरा नाम है नीतीश अरोड़ा, एडवोकेट। और आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड इट्स टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सबसे पहले तो जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट means an agreement which is enforceable by law, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग इन्फोर्स हो सके वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ईच पार्टी इज लीगली बाउंड बाय द प्रॉमिस made by him. A contract or an obligation to perform a promise may arise in following ways: by agreement, by standard form, by promissory estoppel. By agreement कैसे हैं? Two type of two parties agrees to something, and second one offer the other acceptance, and third is enforceable by law. एग्रीमेंट के लिए ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो दो पार्टी होनी चाहिए, एक तरफ से ऑफ़र होना चाहिए, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और इन दोनों के साथ साथ इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। जो एग्रीमेंट कर रहे हो वो लीगल तौर पे इन्फोर्सेबल होना चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई इलीगल पर्पस के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो एग्रीमेंट माना नहीं जाएगा। बाय स्टैंडर्ड, अब सेकंड है बाय स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है? बाय स्टैंडर्ड होता है एंटर इनटू ए लार्ज नंबर, जो एक लार्ज कम्युनिटी के लिए, लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स जिनके लिए बनाया गया है, जो पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है, बना रखा होता है, प्री ड्राफ्टेड होता है एक पार्टी की तरफ से, और उसमें नेगोशिएशन नहीं हो सकती इंडिविजुअली। जैसे कि रेलवे, इंश्योरेंस, बैंक, इनमें ऑलरेडी वन पार्टी होती है। बैंक ने अपनी एक फॉर्मेट बना रखा है, और उसके अकॉर्डिंग ही अगर आपने जैसे ट्रेन की टिकट ली है तो वो उसमें आपको ये इश्यूज़ करने की बारगेनिंग नहीं होती कि भाई ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। वो ऑलरेडी बना रखा है, बस आपको उस पर एक्सेप्ट करना है पैसे दे के। ऐसे इंश्योरेंस में भी ऑलरेडी पॉलिसी बना रखी है, आपने लेनी है नहीं लेनी वो है सीधी भाई पहले से ही प्री ड्राफ्टेड होती है। बैंकिंग का भी ऐसे ही है, सेम। और थर्ड आ जाता है प्रोमिसरी एस्टॉपल, समथिंग नो एग्रीमेंट, समटाइम नो एग्रीमेंट बट पर्सन मेक प्रॉमिस बिकम बाउंड। एग्रीमेंट नहीं होता पर वो वैसे उसको प्रॉमिस कर देता है कि भाई मैं तेरा ये काम कर दूंगा, तो ये एक तरह से प्रोमिसरी एस्टॉपल हो जाता है। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है? सबसे पहले तो है एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज होंगी जिनके बीच में एग्रीमेंट होगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है पार्टीज आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि दो पार्टीज जो होंगी वो कम्पिटेंट होनी चाहिए कि भाई वो जिस चीज़ के लिए कर रही हैं एग्रीमेंट, वो उस चीज़ को करने में कैपेबल हैं कि नहीं हैं। तो वो सबसे सेकंड पॉइंट हो जाता है कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कि कोई गैर कानूनी तरीके से ना कोई काम हो, ना ही उसके बदले में कोई ऐसा काम बदले में कि कोई कोई इलीगल हो। फोर्थ पॉइंट है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, मतलब फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई टॉक्सिक है, किसी ने शराब पी रखी है और उससे अपनी कंसेंट ले ली, कोई दबाव में कर दिया। इसे माइनर का नहीं, माइनर नहीं होना चाहिए, फ्रॉड वे में नहीं होना चाहिए। किसी को झूठ बोल के उसकी कंसेंट ले ली तो वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। और फिफ्थ है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज,
ये फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। मतलब एक थर्ड पर्सन जो है वो उसकी लायबिलिटी ले लेगा कि भाई ये नहीं करेगा तो मैं जिम्मेवार होऊंगा, अगर ये प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं उसके लिए लायबल रहूंगा। तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जो बंदा जो है, पर्सन जो गारंटी देता है वो कहलाता है श्योरिटी। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whose default the guarantee is given is called the principal debtor। जिसके लिए गारंटी लेता है वो प्रिंसिपल डेप्टर होता है। और the person to whom the guarantee is given is called the creditor। जिसको गारंटी देता है वो क्रेडिटर होता है। गारंटी आइदर ओरली भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। जैसे बैंक में कोई लोन लेता है तो बैंक एक गारंटर एग्रीमेंट करवाता है कि भाई उसकी जगह अगर वो पैसे नहीं दे पाएगा तो हम उस थर्ड पर्सन से पैसे लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ गारंटी क्या क्या हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के फीचर्स हैं आइदर ओरली और इन राइटिंग। सेकंड, प्रिंसिपल डेप्ट। थर्ड, बेनिफिट टू द प्रिंसिपल डेप्टर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। फोर्थ, consent of the surety should not have been obtained by misrepresentation or concealment। श्योरिटी को क्लियर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, ना कि उसको झूठ बोल के उसकी गारंटी ली जाए। 4 पॉइंट हो गए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by conduct of any other person। एक पार्टी प्रॉमिस करती है टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर। द पर्सन who promises to indemnify is known as indemnifier, and the person in whose favor such a promise is made is known as indemnity holder। अब इसमें इंडेमनिफायर कौन होता है? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ए ने गुड्स डिलीवर करने हैं बी को, और जो गुड्स डिलीवर करने हैं ए ने इंश्योरेंस करा रखा है सी से कि अगर गुड्स रास्ते में कहीं ख़राब हो जाएं, कुछ हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस करेगी, सी करेगा। तो वो सी क्या है? यहाँ इंडेमनिफायर है। और ए कौन है? इंडेमनिटी होल्डर। और ऐसे ही ऑन कंडक्ट कैसे हो सकता है? जैसे वो अपनी किसी रोड पे वो खुद जा रहा है बाइक पे और एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है और वो अकेला जा रहा था, तो उसको इंडेमनिटी फाई कौन करेगा? इंश्योरेंस करेगी, क्योंकि उसने उसके साथ एग्रीमेंट कर रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है और गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंडेमनिटी में प्रोटेक्ट द प्रोमिसी अगेंस्ट सम लॉस, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर। फोर्थ है लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिटी इज प्राइमरी।
और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी। फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में फिफ्थ पॉइंट है इंडेमनिफायर कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एनी बॉडी। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के बाद रिकवर नहीं करती ना, तो इसी तरह ये इंडेमनिफायर होगी ना, इंडेमनिफायर कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द एनी बॉडी। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। श्योरिटी बैंक को पेमेंट दे देता है, लेकिन अब बैंक के जो राइट्स हैं वो श्योरिटी के पास आ जाते हैं। वो श्योरिटी उस प्रिंसिपल डेप्टर से रिकवर कर सकता है अपने, तो इसीलिए स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। अब वो उससे क्लेम कर सकता है पैसे। अब आ जाते हैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस होता है। सेल जो होती है गुड्स पास टू द बायर इमीडिएटली, मतलब गुड्स जो सेल करे वो उसी टाइमली उसके पोजेशन से बायर के पोजेशन में आ गए। और एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स पास सब्सिक्वेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट एट लेटर टाइम, मतलब वो उसी टाइम नहीं होता लेकिन कुछ टाइम बाद गुड्स पास होते हैं। सेकंड पॉइंट सेल का है लॉस टू द गुड्स हैज टू बी बोर्न बाय बायर। इसमें क्या, अगर कोई लॉस होता है तो वो बायर की जिम्मेवारी है, क्योंकि वो गुड्स ऑलरेडी उसके पास उसकी पोजेशन में आ चुके हैं। पर एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल में अभी भी सेलर के पास ही हैं, सेलर ही लॉस बियर करेगा, क्योंकि अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं हुए हैं या प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई है। थर्ड पॉइंट गुड्स पास टू द बायर इफ ही रॉन्गली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पे, सेलर में सू फॉर द प्राइस। इसमें क्या है, अगर डिलीवर कर दी है कोई प्रॉपर्टी या गुड्स, तो उसमें अगर पेमेंट ड्यू है वो नहीं दे रहा, तो वो उसमें क्या है, सेलर का राइट हो जाता है उस पर सू करने के लिए, मुकदमा करने के लिए कि उससे अपने पैसे वसूल किए जाएं। पर एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं है, उसमें अभी भी ऑनर ही है सेलर। Seller being still the owner of the goods can dispose them if buyer refuses to accept and pay for the goods. सेलर में सू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर वो नहीं लेता तो उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और फोर्थ है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है, एग्जीक्यूट हो चुका है इसीलिए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और एग्रीमेंट टू सेल में है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी होने वाला है इन फ्यूचर। एक सेल में है फिफ्थ पॉइंट राइट इन रिम, मतलब कि भाई इन दो पर्सन के बीच में है। इन रिम, रिम मतलब कि भाई दो बंदों के बीच में ही रहेगा ये राइट्स, सेलर और बायर के बीच में। एग्रीमेंट टू सेल में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, इसीलिए राइट इन पर्सोनम, क्योंकि अभी गुड्स डिलीवर नहीं हुए हैं, वो किसी और को बेच देता है तो वो थर्ड पार्टी को भी केस कर सकता है, इसीलिए राइट इन पर्सोनम है। अब आगे आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन कोरिजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 14 कहता है कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोरिजन, दबाव में ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस में नो, बहकावे में, झूठ में, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। और फिफ्थ है मिस्टेक। कोरिजन होती क्या है, कोरिजन इज द committing or threatening to commit any act forbidden by the IPC, नाउ BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसमें मनाही ना हो। और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement, किसी को
जानबूझ के दबाव डाल के, डरा के, धमका के उसकी प्रॉपर्टी के नुकसान पहुंचाने के लिए या उस पर दबाव बना के कोई कंसेंट ली जाए, वो मान्य नहीं होगी। कंसेंट फ्री विल से होनी चाहिए, सेट टू बी फ्री। असेंशियल क्या है? एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, कानूनी तौर पे वो उसमें मनाही हो। एग्जाम्पल, ए थ्रेटन टू शूट बी इफ बी डज नॉट एग्री टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू ए। मतलब ए धमका रहा है बी को टू स्टेट टू his property to A at a stated price. B consent in this case has been obtained by coercion. ए धमका रहा है बी को मारने के लिए कि भाई तुझे मार दूंगा, और नहीं तो अगर तू प्रॉपर्टी इस प्राइस पे मुझे नहीं देता तो वो क्या है? दबाव में ली गई कंसेंट होगी। अब सेकंड असेंशियल है अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा लिया और उससे दबाव में अपने फेवर में कंसेंट ले ली, वो भी मान्य नहीं है। अब आ जाते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी induced by undue influence when the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of other, position to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। अब ये अनफेयर एडवांटेज कैसे हो सकती है? भाई कोई ऐसी अथॉरिटी हो, भाई कोई अफसर है अपने एम्प्लॉय के ऊपर दबाव डाल रहा है, भाई तू मुझे इस इतने में दे दे प्रॉपर्टी, और मैं तो वो उसमें अफसर एक अथॉरिटी हो जाती है, और जो उसका एम्प्लॉय होता है वो दबाव में होता है कि भाई मेरे ऊपर इस चीज़ का दबाव बन रहा है कि भाई मैं अगर इसकी फेवर ना करूं तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाता है। और आ जाते हैं फिड्यूशरी रिलेशन कैसे होती है। जैसे कोई सॉलिटर और क्लाइंट की कोई आपस में विश्वास बन गया है, तो वो फिड्यूशरी रिलेशन होती है, वो उसको मना नहीं कर सकता, वो उसे दबाव में कि हाँ भाई शर्म से कर देगा कि भाई मेरे फेवर में कर दे, मेरे मुझे इतने में दे दे। जैसे स्पिरिचुअल एडवाइज़र हो जाते हैं और डिवोटी हो जाते हैं। मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट, डॉक्टर और पेशेंट है। अब पेशेंट उस इलाज करवाने भी आता है, और मेडिकल ऑफिसर वो उस पर दबाव उसको अनड्यू फिड्यूशरी रिलेशन होगी तो वो उस पर एक तरह से प्रभाव डाल रहा है कि भाई वो मुझे मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले, और पेशेंट करना नहीं चाह रहा, पर पेशेंट को पता है कि अगर मैं इसके साथ नहीं करूँगा तो ये मेरे को अच्छे से इलाज नहीं करेगा। तो ये हो जाती है फिड्यूशरी रिलेशन। ऐसे ही पेरेंट्स और चिल्ड्रन, बच्चे के भी, बच्चे और माँ बाप के ऊपर ये भी फिड्यूशरी रिलेशन हो जाती है। थर्ड है पर्सन इन मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। पर्सन इन मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस कैसे? लाइक मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, उसके ऊपर दबाव डाल दिया, उसको पता है मेरे कोई करने वाला है नहीं, और इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये मेरे साथ गलत कर सकता है, बुरा कर सकता है, मेरा देखभाल नहीं करेगा। तो ये होता है, ये मुझे कोई कोई शराब पीने का आदी है, उसको पता है यार मैं इसको मना कर दूंगा तो ये मुझे शराब नहीं पिलाएगा। तो इस तरह से ये मेंटली और बॉडी डिस्ट्रेस पर्सन के ऊपर दबाव डालते हैं, ये भी मान्य नहीं है। अब है डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म।
डिफरेंस बिटवीन डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फार्म। डेजोल्यूशन ऑफ फार्म कैसे भी हो सकती है, डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस जानते हैं। सबसे पहले है टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप रिलेशन अमंग पार्टनर्स, मतलब कि पार्टनर्स के बीच में पार्टनर्स का टर्मिनेशन हो रखा है, पार्टनरशिप फार्म का नहीं। और उसमें क्या है, बिजनेस डेजोल्यूशन ऑफ फार्म में क्या है, बिजनेस ही सेटल हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है कंप्लीटली, और सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल कंप्लीट बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं। और पार्टनरशिप में क्या है, कैन हैपन विदाउट एंडिंग फार्म, इसमें फार्म को बंद करने की जरूरत नहीं है, और बाकी जो पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू रह सकते हैं इसमें। लेकिन फार्म में ऐसा नहीं है, वो कम्प्लीटली एग्जिस्ट हो जाती है, एंटायरली फार्म बंद हो जाती है। थर्ड पॉइंट है, बिजनेस में कंटिन्यू विद रिमेनिंग पार्टनर्स। रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है बाकी पार्टनर्स के साथ, और फार्म में बिजनेस बंद हो जाता है कम्प्लीटली। फोर्थ पॉइंट है, वन पार्टनर रिटायर बट फार्म कंटिन्यू। वो सेम है कि भाई पार्टनर्स, एक पार्टनर जा रहा है, एक जा रहा है, दो जा रहा है, पाँच छः हैं, एक जा रहा है, दो जा रहा है, तो उससे फार्म बंद नहीं होगी, बाकी पार्टनर्स अपना काम करते रहेंगे, फार्म चलती रहेगी। और फार्म रेजोल्यूशन जो फार्म में क्या है, वो चाहे वो फार्म बंद हो गई है कम्प्लीटली, हो चाहे बैंकरप्ट हो गया, लिक्विडेट हो गया, उसमें कोई पार्टनर्स अपना अलग से नहीं चला सकता, वो कम्प्लीटली ही बंद हो जाती है। चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे 10 पार्टनर्स हों, वो फार्म ही बंद होगी जिन वजह से वो पार्टनर्स बने थे। तो ये डिफरेंसेस हैं मेन, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। मैं हूं नीतीश अरोड़ा, एडवोकेट। आज आपको सेकंड पार्ट कराते हैं बिजनेस लॉ का, जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर है, अब है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता क्या है, एग्रीमेंट एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एक दूसरे को जो प्रॉमिस किया जाता है और जिस बेस पे किया जाता है, क्या कंसिडरेशन है, उसको एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, ए प्रोमिस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी एंड इन रिटर्न बी प्रोमिस टू पे सम ऑफ 2000 टू ए। दिस इज सेड टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। मतलब एक घड़ी खरीदना चाह रहा है और एक बेचना चाह रहा है, तो वो उसमें, और घड़ी कितने की बेचना चाह रहा है, 2000 की, और वो 2000 में लेने के लिए भी तैयार है, तो ये कंसिडरेशन अमाउंट होगी और इसको कहते हैं एग्रीमेंट। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ सेटिस्फाई द कंडीशन। जो एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाते हैं, जब उसमें पार्टीज जो हों वो कॉम्पिटेंट हों, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्टर हों। और सेकंड है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कंसिडरेशन होनी चाहिए कि जैसे पैसा है जो वैलिड हो, इलीगल कोई कुछ चीज़ ना हो। और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ जो कानून में ऐसा ना हो कि भाई तो कोई ऐसा ड्रग्स वगैरह या कुछ जो इलीगल हो, तो वो लॉफुल नहीं हो सकता। ऐसे ही फ्री कंसेंट होनी चाहिए, दोनों पार्टी में फ्री कंसेंट होनी चाहिए, बिना किसी दबाव में। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब कि वो वॉइड नहीं होनी चाहिए, जो लीगल होनी चाहिए, तो वो एक्सप्रेसली लॉफुल होनी चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब शुरू से ही वॉइड नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होते, लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होते, वो वर्ड एग्रीमेंट हो जाते हैं। अब कौन से होते हैं वो, भाई जैसे कोई माइनर है, अब माइनर विद एग्रीमेंट करता है कोई माइनर के साथ, तो वो वर्ड हो जाता है। और एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन,
कोई कंसिडरेशन ही नहीं है भाई, किस बेस पे तुम आपस में एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो वॉइड हो जाता है। और किसी को कहें कि भाई तू शादी नहीं करेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। और कोई किसी को कहे भाई तू बिजनेस नहीं कर सकता, कि भाई मैं तेरा ये काम करूँगा, तू कभी ज़िंदगी में बिजनेस मत करियो, ये भी वॉइड हो सकता है। ये हर किसी का राइट है बिजनेस करने का। A void agreement is a nullity from its inception and no right accrue to any party thereto or is transferee। शुरू से ही वो एग्रीमेंट है void होता है। अब इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? इज डेट एग्रीमेंट विच इज एक्चुअली फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज void एग्रीमेंट, जिसमें कानूनी मनाही हो, जो इलीगल भी हों और साथ के साथ मनाही हो। वो कौन से एग्रीमेंट हैं? जैसे कि an agreement which tend to corrupt public life or an agreement to defraud public revenue, an agreement to commit a crime। मतलब जैसे कोई एग्रीमेंट करता है कि भाई तू मेरे से 5,000 पे ले ले, और मेरा सरकारी कर्मचारी कोई ले ले मेरे से 5,000 पे, और तू मेरा ना ये काम करवा दे, तो वो क्या है? वॉइड, इलीगल हो जाएगा। जो काम में प्रॉपर पैसे लगने हैं, लाख रुपए लगने हैं, और वो उसमें 5,000 पे ले रहा है कोई कर्मचारी, कि मैं तेरा 5,000 में फ्री में करवा दूंगा, तो वो इलीगल एग्रीमेंट है, वो मान्य नहीं होगा। एक और एग्जांपल, जैसे ए गिव्स लोन टू बी टू स्मगल गुड्स, स्मगलिंग इज द मेन ट्रांजैक्शन एंड लोन इज सब्सिडरी टू इट, but loan transaction is also to be tainted with the same illegality and will not be able to recover his money। भाई कोई इलीगल काम करने के लिए लोन ले रहा है, तो वो लोन भी इलीगल हो जाएगा, उसकी भी कोई मान्यता नहीं रहेगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है डिफाइन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है? when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or subsistence or promise is called a consideration for the promise। मतलब कोई काम करने के लिए या कोई काम ना करने के लिए एक प्रॉमिस किया जाता है प्रोमिसर की तरफ से और प्रोमिसी की तरफ से, तो वो उसको कंसिडरेशन कहते हैं। एसेंशियल्स कंसिडरेशन क्या क्या होती हैं? कंसिडरेशन टू बी गिवन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर की डिज़ायर होगी देने की, तो ही वो वैलिड कंसिडरेशन होगी। और सेकंड पॉइंट है एसेंशियल क्या है कंसिडरेशन का? गिवन बाय द प्रोमिसी और बाय द अदर पर्सन, प्रोमिसी ही देगा और अदर पर्सन देगा, और एनी अदर पर्सन जिसके बीच में है वो ही कंसिडरेशन देगा उसको। अगर कोई एक घड़ी लेना चाह रहा है और दूसरा बेचना चाह रहा है, तो तीसरा बंदा ये नहीं कहेगा कि चल तू 1,000 रुपये में दे दे, तो वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगी। और कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कंसिडरेशन फ्यूचर की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है। मैं तुझे फ्यूचर में भाई मैं आज तू मेरा ये काम कर दे, मैं कल दे दूंगा तुझे इस चीज़ के पैसे, तो ये वैलिड कंसिडरेशन है। देयर शुड बी सम एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस बाय द प्रोमिसी विच कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन। कोई ऐसा काम करने का हो या ना करने का हो, दोनों पार्टीज के बीच में, प्रोमिसी और प्रोमिसर में, भाई ये प्रॉमिस करा है कि भाई मैं तेरे को इस चीज़ के पैसे दे रहा हूँ, तूने यहाँ पे ये काम नहीं करना, तो ये कंसिडरेशन है कि हाँ ये ना करने के लिए। और काम भी वैलिड होना चाहिए, नहीं कि भाई बिजनेस नहीं करने के लिए। भाई कोई ऐसा काम जो लीगल तौर पे हो कि भाई दो बंदों की अब है एग्जाम्पल है, एक
एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर कि भाई वैलिड ए ने मकान कंस्ट्रक्ट किया बी के लिए, तो वैलिड कंसिडरेशन बी की मानी जाएगी, ना कि सी की। अदर सी आके काम करवाएगा बी का बिना मर्जी के ए से, तो वो इनवैलिड कंसिडरेशन होगी। भाई बी का काम है तो वो बी अपने आप कंसिडरेशन देगा ना ए को, थर्ड पर्सन आगे तो उसकी कंसिडरेशन देगा नहीं, वो इनवैलिड कंसिडरेशन हो जाएगी। कंसिडरेशन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, जैसे है एल विल गिव प्रॉपर्टी टू एस, एस टेक केयर ऑफ एल्स ब्रदर। ये है जैसे कि इंडिया में ये वैलिड है, इसको कहते हैं प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में वैलिड नहीं है, इंग्लैंड में वैलिड है, लेकिन इंडिया में ये थर्ड पार्टी भी थर्ड पर्सन के लिए काम कर रहे हैं तो वो वैलिड होएगा। जैसे कि भाई एक लेडी ने अपने लड़के को कहा कि भाई तू मेरे ब्रदर का ध्यान रखेगा तब मैं तुझे ये प्रॉपर्टी दूंगी या मैं ये खर्चा दूंगी, और वो लड़का अपने जो लेडी है अपने जो है उसको ध्यान नहीं रख रहा, जो लेडी ने कहा है कि मेरे ब्रदर का ध्यान रखियो, वो उसने हेल्प ध्यान रखा नहीं, तो उस केस में भी वो वैलिड कंसिडरेशन होगी। इवन चाहे वो जो ब्रदर है उसने कंसिडरेशन नहीं करी, लेकिन वो एस ने कंसिडरेशन करी, सन ने उसके, तो भी ये वैलिड कंसिडरेशन होगी। इंडिया के अंदर ये वैलिड है, बट इन इंग्लैंड इट इज़ अ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन जो वैलिड नहीं है। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टीजमेंट होती हैं, जैसे कि भाई कोई भी ये अखबार में इश्तिहार देता है कि भाई ये मेरा सामान गुम हो गया, जो ढूंढ के लाएगा उसको मैं 5,000 रुपये दूंगी, 50,000 रुपये दूंगी, या कोई भी देगा या कंपनी देगी, तो इस तरह का ये जो होती है एडवर्टीजमेंट, ये भी वैलिड कंसिडरेशन होती है। भाई वो सामान ढूंढ के ले आया और उस एडवर्टीजमेंट के बेस पे वो वहाँ चला गया, उसके घर चला गया या उस कंपनी में चला गया, ये लो मैंने ढूंढ के दे दिया, तो ये वैलिड होगा। क्यों पास्ट में करी थी, अब वो आज अखबार में दिया है और उसको मिल महीने बाद रही है तो भी वो वैलिड ही रहेगी, क्योंकि पास्ट में उसने ये कहा था कि भाई मैं जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसको दूंगा। और ए एक्ट और एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस बाय द प्रोमिसी, फादर ने लोन लिया बैंक से और सन भी, उसमें क्या है कि साइन उसके भी ज्वाइंट सिग्नेटरी हो जाते हैं कि भाई वो भी जिम्मेवार हो जाता है प्रोमिसरी नोट पे, तो बैंक दोनों के साइन करवाता है। तो इसमें क्या है कि एस की भी जिम्मेवारी रह जाती है फादर के लोन को पूरा करने के लिए, एन एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रॉमिस बाय द प्रोमिसी। अगर फादर नहीं भरेगा तो एस के ऊपर भी लाइबिलिटी आ जाती है, तो ये एब्सटीनेंस और एक्ट हो जाएगा एस का भी, उसके फादर का लोन पूरा करने के लिए, तो ये भी है। अब एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शन व्हेन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज एक्सेप्शन है, जैसे कि प्रॉमिस ड्यू टू लव एंड अफेक्शन। अब इसमें कंसिडरेशन नहीं है, जैसे कि भाई हम रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं ब्लड रिलेशन में, सिस्टर ब्रदर के नाम कराती है या ब्रदर मदर के नाम कराता है, तो ये ब्लड रिलेशन में इसमें कोई कंसिडरेशन होती, तो ये क्या है, लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे रजिस्ट्री होती है, तो ये वैलिड होती है कंसिडरेशन। और जैसे कि
सेकंड एक्सेप्शन है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, व्हेन सर्विस इज वॉलंटरी एंड विदाउट प्रायर वाइड प्रोमिसर विदाउट प्रोमिसर नॉलेज। where service is voluntarily and without prior knowledge, compensation for past voluntary service। अगर किसी ने पहले किसी की कोई मदद कर दी है तो और वो उसके जानने वाला या उसका कोई गार्डियन वो कहेगी तो भाई तूने मेरे बच्चे का ध्यान रखा है या तूने इसकी जान बचाई है तो मैं तुझे पैसे दूंगा, लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, या कोई ऐसी सेवा करी है कि भाई तूने मेरा फ़ायदा पहुंचाया है, तो भी ये वैलिड कंसिडरेशन हो जाएगी। हालांकि उसको पहले नहीं पता था कि भाई उसने सेवा वैसे ही कर दी थी, लेकिन फिर भी ये इन फ्यूचर वैलिड हो जाएगी। थर्ड है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेप्ट। अब टाइम बार डेप्ट कैसे हो जाता है कि एग्रीमेंट तो करा, जैसे कि बैंक में होता है कि भाई एक बंदे ने लोन लिया और उसको टाइमली इंस्टॉलमेंट भरनी है, अब इंस्टॉलमेंट वो मिस कर देता है। अब लिमिटेशन क्या कहती है, लिमिटेशन एक्ट में क्या है कि भाई कोई लोन लेता है उसको 3 साल के लिमिटेशन होती है कि अगर आज की डेट में किसी ने लोन लिया है तो वो 3 साल तक की उससे राइट हो जाता है रिकवर करने का, 3 साल के बाद वो बार्ड हो जाता है। तो इसी तरह ये टाइम बार्ड हो जाता है डेप्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट की 3 साल बाद कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि उसके टाइम बार्ड हो जाएगा। भाई 3 साल के अंदर तूने क्यों नहीं लोन रिकवर किया उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्म, पार्टनरशिप ऑफ फार्म। अब पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डिफाइन करिए सेक्शन 4 में पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये एक रिलेशन है लोगों के बीच में जो पर्सन्स हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस, या खुद कर रहे हैं या उनके बिहाफ पे कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक बंदा कर रहा है और बाकियों के लिए, तो ये पार्टनरशिप कहलाएगी। मतलब कि कुल मिला के कुल 4-5 बंदे मिलके काम कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, बाकी 2 स्लीपिंग पार्टनर्स हैं या उनका बिजनेस में पैसा लगा, वो पैसा लगा रहे हैं, तो ये एक तरह से पार्टनरशिप कहलाएगी। अब एसेंशियल्स क्या हैं इसमें, एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स, इसमें जो पार्टनर्स हैं वो एग्रीमेंट होगा उनके बीच में, ठीक है, उनके राइट्स भी होंगे, उनकी ड्यूटीज़ भी होगी, उनको असाइन किया जाएगा भाई तुम्हारे क्या क्या राइट हैं। अगर वो 5 पार्टनर्स हैं तो 5 की अपनी अपनी ड्यूटीज़ होएगी, भाई तू अकाउंट्स भी देखेगा, तू ये कंपनी की परचेजिंग भी करेगा, जो कंपनी के लिए सेल का काम तू करेगा, तो ये राइट्स दे रखे हैं और ड्यूटीज़ भी लगा रखी होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं उनकी कि भी तेरा काम ये है, तूने ये करना है, तूने ऐसे करना है, तुमने तेरा काम है मीटिंग को मैनेज करना है, हर महीने मीटिंग होगी उसको मैनेज करना है। तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी दी जाती हैं इसमें। बिजनेस कैरी करने के लिए पार्टनरशिप की जाती है, शेयरिंग प्रॉफिट के लिए करी जाती है, और एक तरह से म्यूचुअली एजेंसी की तरह काम करते हैं कि भाई अगर 5 बंदे हैं तो वो 5 बंदे एक बंदा अगर कंपनी के लिए डील कर रहा है तो वो ये नहीं है कि वो एक इंडिविजुअली कर रहा है, वो बाकी चारों के लिए भी कर रहा है, वो पूरी फर्म के लिए कर रहा है, पार्टनरशिप के लिए कर रहा है, तो ये एक म्यूचुअली एजेंसी की तरह काम करते हैं। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर। एक से ज़्यादा होंगे मिलके काम करेंगे तो इंडिविजुअल पार्टनर है, और कलेक्टिवली करते हैं तो वो फर्म कहलाती है।
एंड द नेम अंडर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। और वो जो फर्म होती है जिस बिजनेस के लिए बनाई जाती है, जिस बिजनेस को चलाने के लिए बनाई जाती है, उसको कहलाते हैं फर्म नेम। एक फर्म का नाम असाइन किया जाता है भाई बिजनेस किस चीज़ का है। अगर वो बिजनेस है तो वो पता चलेगा कि भाई ये बिजनेस है तो इसमें फलाने बंदे हैं, ये 5 बंदे हैं इसके इस फर्म में। In the eye of law, a firm is merely a collective name of individuals who have entered into partnership। ये collectively individuals होते हैं जो एक पार्टनरशिप में आते हैं और फर्म को चलाते हैं। A suit against a firm merely means a suit against all the partners of that firm। तो इसका मतलब यही है कि भाई वो फर्म के अगर मुकदमा डालेंगे कोई, तो ये नहीं कि भाई फर्म कोई अलग बंदा है या वो एक बंदे के खिलाफ, तो फर्म में जितने पार्टनर होंगे उनके सबके खिलाफ माना जाता है। अब आ जाते हैं, फर्म नेम इज merely an expression, only a expeditious mode of designating the person who have agreed to carry on business in partnership। ये एक एक्सप्रेशन है एक तरह से, जिसमें हर एक का नाम नहीं लिया जाता कि अगर नाम बोल दिया कि ये फर्म है, तो ये फर्म में हर एक का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये इस राम सन ऑफ श्याम। तो इस तरह ये कई सारे 5-6 बंदे हैं, उनका अलग से नाम लिखने की या एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो फर्म आ गया तो समझ लो वो सारे आ गए। ड्यूरेशन क्या होती है? पार्टनरशिप आर फ्री टू डिसाइड एज टू हाउ लॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन देम शैल कंटिन्यू। उनके फ्री है उनको वो कि भाई कितने लंबी चलानी है हमने पार्टनरशिप। इट मे बी पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म और इट मे बी अनटिल द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन एडवेंचर और अंडरटेकिंग। कोई प्रोजेक्ट ले रखा है किसी ने कि भाई हमने अब ये बिजनेस फार्म बनाई है कि ये पुल बनाने के लिए हमने एक फार्म बनाई है, तो वो जब पुल बन जाएगा वो फार्म अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये कोई टाइम बाउंड कर दिया कि भाई हमने 10 साल के लिए बनाई है, 10 साल बाद कोई टाइम ली होती है, कोई कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है उसके लिए बनाई जाती है फार्म, या कोई फ्री विल से भी होता है कि भाई हमने अब मैं ख़त्म करता हूँ। फ्री विल में भी भाई अपनी मर्जी से वो जाना चाह रहा है वो छोड़ के चला जाता है। अब आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फार्म डील अंडर सेक्शन 58 और 59 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 58 और 59 में ये डील करते हैं, फॉल करता है ये। और द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्म में बी इफेक्टेड एट एनी टाइम बाय सेंडिंग बाय पोस्ट और delivery to the registrar of the area in which any place of business or of the firm is situated or proposed to be situated। ये एक रजिस्टर्ड एक एरिया होता है जिस हर एक का ना कंपनी का बिजनेस बनाने का उसमें एक जुडिक्शन बनाई जाती है कि भाई इस एरिया में जो जितनी कंपनियां बनेंगी वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होंगी। वहाँ पे रजिस्टर्ड में कौन बैठा है? रजिस्ट्रार बैठा होता है उस एरिया का। तो वहाँ पे वो बाय पोस्ट भी और वहाँ डिलीवर कर सकता है और खुद भी जाके दे के आ सकते हैं। और भाई वहाँ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड अकम्पनीड बाय द प्रिस्क्राइब फीस। मतलब एक पैसा निर्धारित किया, एक फ़ीस निर्धारित करी जाती है और एक फॉर्म होता है कि उसमें हर कंपनी के बारे में बताया जाता है कि भाई मेरी कंपनी इस चीज़ की है, और उसमें फ़र्म का नाम लिखा जाता है एक, और मैं ये बिज़नेस चलाने के लिए काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा बिज़नेस होगा, ये मेरी फ़र्म में इतने बंदे हैं, और डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, मेरे फर्म में इतने इतने बंदे इस डेट को ज्वाइन करे हैं, सबका नाम आएगा, सबका एड्रेस आएगा। एक तरह से एक फॉर्मेट बना के प्रिस्क्राइब फीस के साथ रजिस्ट्रार में डिपॉजिट कराई जाती है एप्लीकेशन, जहाँ पे ये रजिस्टर होते हैं। और टाइम भी दिया जाता है, भाई टाइम कितने टाइम की बना रहे हैं। A statement shall be signed by all the partners and by their agents specially authorized in this behalf। Each person signed the statement shall also verify it in the manner prescribed। ये सारी जो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं वहाँ पे डिटेल दी जाती हैं, वो हर पार्टनर साइन करता है अपनी
या अपने किसी एजेंट के थ्रू, भाई अगर भाई 5 बंदे हैं या 2 बंदे आ रहे हैं, बाकी एक और आया है, वो 2 के लिए भी कहेगा कि भाई मेरे को ऑथराइज कर रखा है, मैं उनकी तरफ भी आप पे साइन कर रहा हूँ। तो इस तरह से firm may be got registered at any time after the creation of partnership. It is not necessary that it should be registered at the time of its formation. ये ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम बनाई है उसी टाइम रजिस्टर, वो कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। There is no period of limitation either for the original registration or recording of subsequent changes. चेंजेस भी करा सकते हैं और कभी भी रजिस्टर करवा सकते हैं। Example of subsequent changes are alteration, नंबर 1 है अल्ट्रेशन इन द फर्म नेम एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। फर्म का नाम चेंज कराना हो, इस तरह की अल्ट्रेशन हो, प्रिंसिपल प्लेस, कोई बिजनेस की जगह बदलनी हो, वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ ब्रांच, और ब्रांचेस बना रखे हैं तो यहाँ हम बंद कर रहे हैं, यहाँ हम खोल रहे हैं, उसकी चेंजेस करा सकते हैं। नाम की, एड्रेस की, पार्टनर्स कौन से आ रहे हैं जा रहे हैं उनका नाम और एड्रेस चेंज करा सकते हैं। फर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भाई किस पर्पस के लिए बनाई है, क्या चीज़ है, हमारा वर्किंग रहेगा, उसमें बदलाव करने हैं तो वो बदलाव भी करवा सकते हैं। और अच्छा, अब आ जाते हैं इफ़ेक्ट क्या होता है नॉन रजिस्ट्रेशन का। नॉन रजिस्ट्रेशन में इफ़ेक्ट ये होगा कि भाई कोई भी पार्टनर केस नहीं कर सकता थर्ड पार्टी के खिलाफ, ना केस कर सकता है अपने खुद के खिलाफ, खुद की पार्टनर फर्म के साथ और पार्टनर्स के खिलाफ। थर्ड पार्टी के साथ तो है ही है, जो और पार्टनर्स हैं उसके खिलाफ भी नहीं कर सकता। ये 2 इफेक्ट हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के, फर्म को रजिस्टर्ड ना कराने के। अब आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन है। इसका मतलब है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। स्वे इच्छा से, अपनी मर्जी से गुड्स ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, उसकी पोजेशन में है वो गुड्स, उसके पोजेशन में है और वो गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे बंदे को, वो हो जाती है डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड में बी by doing anything which the party agrees shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in the possession of buyer or his agent. Delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as a delivery. भाई अगर किसी ने, अब जैसे कोई दुकानदार है भाई, बोला कि भाई मैं ना डिलीवरी करने जा रहा हूँ, आपके फ्लैट के बाहर दूध का पैकेट रख के आ रहा हूँ, तो वो डिलीवरी है भाई, मैं वहाँ रख आया हूँ। उसको पकड़ा के आना वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आजकल क्या है, घर के बाहर रख दिया, उसके दरवाजे पे रख दिया, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर फेंक गया, उसको हाथ में नहीं पकड़ा, तो वो भी डिलीवरी होती है। ये एग्री हुआ है कि भाई अखबार वाला फेंक के गया, वो सुबह 5 बजे आता है, आप उठते हो 10 बजे, तो अखबार वाला तो सुबह 5 बजे फेंक के चला गया, अब वो वेट थोड़ा ना करेगा, आप उठोगे, आप आओगे बाहर, तब लोगे, इतने 10-15 मिनट उसके ख़राब होंगे, वो तो उठा के लाता है और फेंक के चला जाता है आपके घर के अंदर, तो वो डिलीवरी है। ये एग्री हुआ है कि भाई भैया मैं आऊँगा, सुबह आपके दरवाजे पे टंगी मिलेगी या सुबह आपके यहाँ सामान रखा मिलेगा, तो ये है डिलीवरी। एग्री हुई है पार्टीज आपस में, तो ये वो अपना गुड्स उसकी पोजेशन में था, वो उसने वहाँ पे रख दिया, वो डिलीवर कर दिया, इसका मतलब। टाइप्स क्या कौन कौन सी होती हैं? एक्चुअल डिलीवरी होती है भाई, एक्चुअली कैसे होती है? सेलर ऑफ ए बुक अलाउ द सेम टू बी टेकन अवे बाय द बायर और हिज एजेंट एज सुन एज द बायर और हिज एजेंट टेक द पोजेशन देयर इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। भी एक ने, दुकानदार ने सामान
बायर को दिया और उसने ले लिया उसी टाइम, वो एक्चुअली बायर हो गया भाई। दुकान पे गए, हमने बुक लेने गए, भाई ये ले भाई, उन्होंने कहा ये लो जी बुक, उसी टाइम बुक पकड़ाई और उसी टाइम आपने पैसे दे दिए, बुक देते ही वो डिलीवरी होगी। और एक सिंबॉलिक होती है, इसमें एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं होता, उसमें आपको दी नहीं जाती फिजिकली, सिंबॉलिक होती है। जैसे कि भाई किसी ने एक प्लॉट या एक फ्लैट लिया है, फ्लैट में जाके कोई वहां पे घेरना नहीं होता, वहां जाके अपना भाई ये फ्लैट की आप रजिस्ट्री कराने गए, उन्होंने कहा ये लो जी ये चाबी आपको दे दी, ये सिंबॉलिक पोजेशन है कि भाई चाबियां पकड़ा दिया आपको फ्लैट की, ये पोजेशन होगी आपके हाथ में। मकान के अंदर की फ्लैट की जितनी भी चाबियां हैं, मकान बाहर मेन गेट की, वो आपको पकड़ा दिया है, मीटर का बिल संभलवा दिया है, उसका बिल पकड़वा दिया है, डॉक्यूमेंट दे दिए हैं जो रजिस्ट्री वगैरह है, तो ये होगी सिंबॉलिक पोजेशन। अब ये तो है नहीं। सिंबॉलिक डिलीवरी, नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अब सिंबॉलिक होता क्या है, द की ऑफ वेयर हाउस इन विच गुड्स आर केप्ट इन रिस्पेक्ट टू द गुड्स मे बी ट्रांसफर टू द बायर, इन सच केस देयर इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक में कोई फिजिकली या कोई गुड्स पकड़ाने नहीं होते, किसी को देने नहीं होते, ये सिंबॉलिक होता है। अगर किसी ने मकान बेच दिया भाई, उसको पोजेशन देनी है, हाँ भाई चाबियां उसको पकड़ा दी हैं मेन गेट की और अंदर की सारी चाबियां पकड़ा दी हैं, तो वो सिंबॉलिक पोजेशन हो जाती है। आपने किराए पे लिया मकान, हाँ भी आपने एग्रीमेंट कर लिया, तो आप रजिस्ट्री करवा ली, तो वहाँ पे आपको पोजेशन मिल जाती है, उसमें लिख दे हाँ भाई हमने पोजेशन ले लिया। पोजेशन ये नहीं कि वहाँ जाके हमने कोई घेरा करना है, चार दीवारें और डालनी है उसके आगे, या वहाँ बंदे खड़े करने हैं अंदर, इस चाबियाँ ले लिया तो वो पोजेशन दे दी है, ये सिंबॉलिक पोजेशन होती है, सिंबॉलिक डिलीवरी होती है। और कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी कौन सी होती है, देयर इज नाइदर एन एक्चुअल और सिंबॉलिक डिलीवरी, ना तो वो एक्चुअल डिलीवरी होती है ना वो सिंबॉलिक डिलीवरी होती है, बट डूइंग ऑफ समथिंग विच द पार्टी ट्रीट एज ए डिलीवरी, although there is no change in actual custody but there is a deemed to be delivery of goods, it is also known as fictitious delivery or delivery by acknowledgement। अब आपको किसी ने मेल डाल दी, ये आपने ये गुड्स हैं यहाँ पे पड़े हैं, इस फैक्ट्री में पड़े हैं, आज से ये आपकी कस्टडी में रहेंगे, हमने आपसे यहाँ पेमेंट रिसीव कर लिए, ये ओके हो गया, ये मेल आ गई है कि पैसे मिल गए हैं, अब ये आपके हो गए हैं, ठीक है जी, आपने रिप्लाई कर दिया ओके मैं ले लेता हूँ, तो ये फिक्टिशियस हो जाते हैं। एक्नॉलेजमेंट कर ली, हाँ भाई ठीक है मैंने ले ली, इसमें ना तो चाबी पकड़ाई ना वो सामने उसको प्रोडक्ट पकड़ाया, ठीक है, तो ये होती है फिक्टिशियस। रूल्स क्या हैं डिलीवरी के, डिलीवरी अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्ट्स हैं कैसे, भाई दो पार्टी होनी चाहिए, लीगल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए डिलीवरी। डिलीवरी अकॉर्डिंग है भाई, उसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई हम इतने से इतने बजे तक यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, हमारा ऑफिस खुला रहेगा, हम यहाँ से हम भाई दिल्ली से पानीपत, पानीपत से पंजाब वहाँ तक सामान पहुँचाएंगे, तो वो चीज़ें लिखी होंगी उसमें, ये डिलीवरी अकॉर्डिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का भी टाइम, भाई आपने आज माल बुक किया तो 2 दिन बाद मिलेगा। अब आपने जैसे एक कंपनी है वाहेगुरु लूम्स, वहाँ से आपने कोई बेडशीट वगैरह ऑर्डर करी है, तो वो उसमें टाइम बता देंगे भाई आपकी 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी वो, तो ये इस तरह की टाइमिंग होता है, टाइम मेंशन करते हैं कि भाई 2 दिन तक हम आपको डिलीवर कर देंगे। अब बायर्स ड्यूटी टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, अब बायर्स की क्या ड्यूटी रहती है कि वो भी तो लेने लायक हो, वो कहेगी हाँ भाई मैं रेडी हूँ, आप मेरे को, मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, आप मेरे को प्रोडक्ट दे दो या आप मेरे को इस चीज़ की डिलीवरी कर दो भाई मेरा। अब आपने किसी को मेल डाल दी, अब जैसे कंस्ट्रक्टिव कह रहे हैं फिक्टिशियस डिलीवरी है, तो मेल डाल दी, मेल भाई ऑफिस है नहीं, बंद पड़ा है छुट्टी वाले दिन, तो वो बायर जब अवेलेबल हो वो उस टाइम उसको गुड्स दिए जाएंगे। बायर्स ड्यूटी टू अप्लाई फॉर डिलीवरी,
ठीक है। प्लेस ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए भाई, उसमें मेंशन हो भाई प्लेस कहाँ पे डिलीवर करेंगे, किस पे भेजेंगे, किसको भेजेंगे और किस टाइम भेजेंगे। ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, ये भी एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा डिलीवरी के भाई, बायर करेगा या सेलर करेगा। ये चीज़ की जरूर होना रूल होता है मेंशन करने का, डिलीवरी के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा। इफेक्ट्स ऑफ पार्ट ऑफ डिलीवरी ऑन द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी ऑन द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पार्ट डिलीवरी जैसे कि भाई एक बंदे ने 2 कंसाइनमेंट बुक करी थी, तो एक मिल गई है और दूसरी देने जा रहा है, तो उसको ये बताना है कि भाई ये पहले एक कंसाइनमेंट आ चुकी है और ये उसका एक्नॉलेजमेंट है, अब ये इकट्ठा ही दोनों का आ गया, तो वो कह लेगा हाँ मुझे दोनों मिल गए हैं। या मैंने 100 बॉक्स मंगाए हैं किसी सामान के, तो उसमें क्या है कि 50 पहले आ गए थे, सुबह आ गए थे, शाम को आ गए 50 और, तो वो शाम के वाले डिलीवरी कर देगा हाँ मुझे मिल गए हैं। तो पार्ट डिलीवरी भी उसमें आ जाएगी कि शाम को वो साइन करके दे रहे हैं मिल गए हैं, तो मिल गए हैं, सुबह के भी मिल गए हैं इसका मतलब, और शाम के भी मिल गए हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स इन रॉन्ग क्वांटिटी और ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। भाई डिलीवरी ऑफ गुड्स में भाई रॉन्ग क्वांटिटी तो नहीं है कि मंगाए कम हों और ज़्यादा दे दिए हों, और अच्छी क्वालिटी के मंगाए हों और वो हल्की क्वालिटी के दे दिए हों, ये बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन होना चाहिए प्रॉपर। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी पे डिलीवरी कितने टाइम में देंगे, कब कब देंगे, भाई हफ्ते में, 2 हफ्ते में, कैसे कैसे डिलीवर होंगे गुड्स। भाई आज हमने कोई कंसाइनमेंट बुक करा है तो उसमें भाई एक ट्रक पहले हफ्ते जाएगा, दूसरा ट्रक दूसरे हफ्ते जाएगा, इस तरह की इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज मेंशन होंगी। अब आ जाते हैं माइनर। माइनर डिफाइन कर रखा है मेजॉरिटी एक्ट में सेक्शन 3 में। माइनर होता क्या है, अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी इज़ अ माइनर। जिसने मेजॉरिटी की एज अटेन नहीं कर रखी वो माइनर होता है। मेजॉरिटी की एज क्या है 18, तो 18 से कम जो होगा वो माइनर होगा। नेचर ऑफ माइनर एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर इज वॉइड, मतलब नेचर ऑफ माइनर एग्रीमेंट जो है वो वॉइड कहलाता है। एक इस पे एक फेमस केस है मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये अलग से करेंगे कभी। अभी इसमें बस यही है कि भाई एक माइनर था, माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था मनी लेंडर के साथ, मनी लेंडर को पता था कि भाई वो माइनर है, लेकिन फिर भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको पैसे दे दिए ब्याज पे। और उसने फिर माइनर ने ये कहा कि भाई मैं तो पैसे दे नहीं सकता वापस, क्योंकि मेरे साथ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, क्योंकि मैं तो माइनर था उस टाइम। तो इस केस में जो मनी लेंडर था उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता और वो वॉइड हो जाता है एग्रीमेंट। अब आ जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। कैसे रेक्टिफाई हो सकता है, द कंसिडरेशन फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग माइनॉरिटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर ए सब्सिक्वेंट प्रॉमिस आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अगर कोई उसने माइनॉरिटी जब वो 18 से कम था तब उसने कोई कंसिडरेशन करी, कैन नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड कंसिडरेशन, तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी। जब 18 से कम था उसने कोई कंसिडरेशन करी और उसके बाद जब वो मेजॉरिटी 18 से ऊपर हो गया था तब भी वो इनवैलिड कराएगी, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। एंड थस नो रेक्टिफिकेशन इज पॉसिबल ऑफ ए प्रॉमिस मेड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, तो वो मान्य नहीं होगा। अब माइनर लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज सेक्शन 68 में डिफाइन कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। माइनर की भी लाइबिलिटी बनती है, ऐसा नहीं है कि भाई वो फ़ायदा उठाया जाए और उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, उसकी लाइबिलिटी भी बनेगी। ये एक्सेप्शन है इसमें। कैसे लाइबिलिटी बनेगी थर्ड पार्टी के लिए, जैसे कि फॉर द नेसेसरीज
is supplied to a minor, reimbursement is permitted to the person supplying such necessities. मतलब कोई ज़रूरी चीज़ है, लाइफ सेविंग है, लाइफ के लिए उसके हेल्थ के लिए है या उसके जीविका के लिए है, वो बीमार है, वो थोड़ा मेंटली है या वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपना भलन भारा अपना जो है पालन पोषण कर सके, मतलब उस केस में माइनर की लायबिलिटी बनती है जो उसको जिसने मदद करी थर्ड पर्सन ने। दिस इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे नहीं होता पार्टीज के बीच में, बट इट इज़ डीम्ड टू बी ए क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये एक तरह से ऑब्लिगेशन होती है, एक जिम्मेवारी हो जाती है। क्वाजी मतलब कि पूर्ण रूप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये होता है कि ना कॉन्ट्रैक्ट होता है ना ये कोई मॉरल ऑब्लिगेशन होती है, ये एक क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाता है, ये बीच का हो जाता है एक तरह से। अब वो कैसे कब एंटाइटल हो सकता है थर्ड पर्सन रिम्बर्समेंट के लिए? नेसेसरीज आर सप्लाइड, जब किसी माइनर को ज़रूरत की चीज़ें सप्लाई करी गई हों, और टू ए पर्सन हु इज़ इनकैपेबल ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, जो इनकैपेबल हो, या वो माइनर हो या लुनेटिक हो। लुनेटिक मतलब कि वो मेंटली डिसेबल्ड हो और वो कुछ ऐसी कंडीशन में हो, वो इनकैपेबल हो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इन केसेस में वो लायबल है थर्ड पर्सन को जिसने उसकी मदद करी है रिम्बर्समेंट देने के लिए फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। अब कोई बच्चा है, उसके माँ बाप है नहीं, तो फिर उसका देखभाल करने वाला कोई है नहीं, तो उस केस में अगर कोई थर्ड पर्सन रिश्तेदार में हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, कोई ऐसी मदद करता है, तो उसमें उसकी ऑब्लिगेशन बनती है, उसकी ड्यूटी लाइबिलिटी बनती है, जब वो बड़ा होगा तो वो उसको रिम्बर्समेंट अपनी प्रॉपर्टी में से करेगा। अब एक ने उसको गोद ले लिया कि भाई हाँ, नाम के तौर पे कि हाँ मैं इसका भरण पोषण करूँगा, इसका सारे पढ़ाई वगैरह का खर्चा उठाऊँगा मैं। अब ऐसा नहीं है कि वो नहीं देगा, उसकी ड्यूटी बनती है, वो लाइव। Bill of exchange is defined as an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument। मतलब कि एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है जो कि साइन किया जाएगा मेकर के थ्रू, और जिसमें वो डायरेक्शन देगा कि भाई ये अमाउंट है, जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है उसको दी जाए, या किसी थर्ड पर्सन को उस पर लिखा होगा सर्टेन परसेंट और टू ए सर्टेन पर्सन, किसी और को भी, या जो वो इंस्ट्रूमेंट को जिसके पास वो होगा। जैसे चेक होता है, वो किसी के नाम देते हैं, किसी को बैंक को देते हैं कि ये बैंक पैसे उसके खाते में चले जाएं, ये जिसके नाम है उसको दिया जाए, तो ये एक तरह से साइन बाय द मेकर होता है, जिसने चेक साइन किया उसके, और इसको डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन जैसे बैंक हो गया। तो इस तरह से ये भी एक एग्जांपल है चेक का। ठीक है, इजी हो जाता है इसमें समझाने में, क्योंकि चेक कॉमन यूज़ होता है, तो इसीलिए आपको चेक के बारे में बताया। फीचर्स क्या क्या हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के? राइटिंग में होना चाहिए, कंफर्म ऑर्डर टू मेक पेमेंट, कंफर्म ऑर्डर होना चाहिए, फिक्सिंग डेट फॉर द अमाउंट टू बी पेड, उसमें फिक्स डेट होनी चाहिए कि कब पैसे देने हैं। बिल मस्ट बी साइंड बाय बोथ ड्रॉई एंड द ड्रॉअर। ड्रॉई
जिसके थ्रू देने हैं, और जिसको जो दे रहा है उसके साइन होने चाहिए। टाइप ऑफ बिल एक्सचेंज क्या क्या है? फर्स्ट है डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल क्या है? बिल exchange is supported by relevant documents that confirm the genuineness of sale or transaction that took place between the seller and the buyer। मतलब जो कि एक बिल जो होगा वो एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के सपोर्ट में होगा, जिससे ये अगर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट साथ होगा तो उससे ये जेन्युइननेस होगी कंफर्म कि हाँ भाई ये काम किया था, ये ट्रांजैक्शन हुई थी सेलर और बायर के बीच में, जिसके रिगार्डिंग ये बिल है। डिमांड बिल क्या है? बिल इज पेएबल व्हेन इट इज डिमांडेड। जब कोई डिमांड करेगा तब ये डिमांड बिल कहलाएगा। इनलैंड बिल पेएबल ओनली इन वन कंट्री, जो कि सेम कंट्री में, एक ही कंट्री में एप्लीकेबल होगा, वो इनलैंड बिल होगा। ट्रेड बिल रिलेटेड ओनली टू ट्रेड, भाई ट्रेड के रिलेटेड ही रहेगा वो, भाई व्यापार करने में, भाई तुमने यहाँ से माल लिया और उसको बिल बना के दे दिया कि भाई जब वहाँ डिलीवर हो जाएगा तब वो वहाँ जाके वो एनकैश करा लेगा। यहाँ से पैसे दिए नहीं जिसने माल लोड करा, जहाँ देना है उसके पास वो discounting facility। Drawer is in immediate need of money, the bill can be converted into cash by discounting it from a bank। ठीक है, अब ये डिस्काउंटिंग फैसिलिटी भी होती है इसमें कि भाई आपने इमीडिएट चाहिए तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, उस पर कुछ डिस्काउंट मिलके। जैसे कि भाई एक्सोडेक्सो एक कंपनी है, जैसे एमएनसी वगैरह होती है, उसमें क्या करते हैं वो एमएनसी किसी की 50,000 की सैलरी है और वो आपको 40,000 रुपये दे के 10,000 रुपये के सोडेक्सो दे देते हैं, ये बिल्स दे देते हैं एक तरह से कि भाई आपने इसको यूज़ करना है, आपने इससे कोई ग्रोसरी लेनी है, या बड़े बड़े शोरूम पे ये वैलिड होते हैं, वहाँ चलते हैं। तो उस केस में जैसे ये आप इन कैश करा लेते हो, आपको पैसे चाहिए तो आप वो उस पर वहाँ दे के किसी दुकान पे या किसी को, तो वहाँ पे उसको इन कैश करा सकते हो। जो मिनिमम चार्जेस होते हैं वो काट के दे देते हैं, ये होते हैं डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। सोडेक्सो वगैरह ये एग्जांपल है, और भी किसी कई तरह के होते हैं, ये भी बिल होते हैं। एंडोर्समेंट पॉसिबल, बिल एक्सचेंज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्थ। भी एक एंडोर्समेंट पॉसिबल हो जाती है, एक तरह एंडोर्समेंट हो जाती है कि हाँ भाई चीज़ दी है, एक उसको पैसे पकड़ाए हैं या उसका डेप्ट बकाया है, तो ये एक एंडोर्समेंट ही तो है, एक पर्ची सी दे दी उसने, लिख के दे दिया उस पर, तो ये एंडोर्समेंट हो गई, कोई स्पेसिफिकली कोई अलग से एग्रीमेंट नहीं किया, ये सफिशेंट है। अब पार्टीज ऑफ बिल एक्सचेंज में कौन कौन होती हैं? ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होता है, और पेई होता है। ड्रॉअर कौन होता है? जिसने बिल बनाया होता है, और ड्रॉई वो होता है जिसने पैसे देने होते हैं, और पेई जिसको पैसे देने हैं। अब आ जाते हैं ऑफर। ऑफर क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। when one person signifies to another his willingness to do, मतलब एक बंदा कि दूसरे को अपनी इच्छा जता रहा है कि भाई तूने ये काम करना है या तूने ये काम नहीं करना है, या किसी को तेरा ये काम है कि तूने यहाँ पे ध्यान रखना है कोई गेट के अंदर ना जाए। एग्जांपल जैसे कोई गेट के अंदर ना है, गार्ड की नौकरी करने के लिए उसको बोला तेरा ड्यूटी है, तूने गेट के अंदर नहीं जाना, तो ये काम करेगा, ये ऑफ़र हो जाता है। दूसरा भी ये कह रहा है कि हाँ मुझे नौकरी करनी है, कोई गार्ड की है, नौकरी मिल जाएगी, तो ये है ऑफ़र, दोनों का ये ऑफ़र है।
व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, कुछ काम करने के लिए और कुछ चीज़ की एब्सटेन करने के लिए, किसी को काम करने से रोकने के लिए या कुछ गलत काम होने से रोकने के लिए। द टर्म प्रपोजल यूज्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो and is synonymous with the term offer used in English law। ये इसका synonyms है, मतलब ऑफर भी कह देते हैं, ऑफर कह देते हैं इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको प्रपोजल कहते हैं। तो ये दोनों synonyms हैं, प्रपोजल एंड ऑफर, बोथ आर सेम। An offer may be made by words of mouth or by writing or conducting in a manner which has the effect of communicating the offer to the offeree। भाई किसी को बोल के कि लिखित में या किसी कंडक्ट के थ्रू मतलब कि आप किसी गाड़ी में जाके बैठ गए टैक्सी में, तो वो टैक्सी वाला समझेगा ना इसको बाहर कहीं, इसको कहीं जाना है आगे अपनी डेस्टिनेशन पे। या बस में आप चढ़ गए, कंडक्टर को लगा कि यहाँ पे इसने आगे उस रूट जहाँ पे ये बस जा रही है वहाँ जाना होगा, तभी तो ये बस में चढ़ा है ना, ये कंडक्ट हो जाता है। An offer may be expressed or implied। Express, which is by mouth or by writing to by some positive act। Implied, which is inferred from the conduct of offerer। वो मैंने बताया आपको, हायर करी, टैक्सी करी या बस में चढ़ने के लिए, उसमें कोई उससे लिखित या पूछा नहीं है कि भाई जाएगा कि नहीं। उस नंबर की अब कोई बस है, किसने जाना है गेटवे ऑफ इंडिया जाना है, तो वो वहाँ से उसको पता है कि 400 नंबर की बस जाएगी, तो वो उसमें चढ़ जाएगा, उसको पता है ये बस वहाँ जाएगी। तो वो इम्प्लाइड ऑफर है, ठीक है इसने वहाँ जाना है, बस ने वहाँ जाना है, यहाँ से चलेगी भाई, दिल्ली चलेगी, मुंबई तक जाएगी या जहाँ तक जाएगी, बनारस तक जाएगी, ठीक है बैठ गया तो इसने जाने के लिए बैठा है, तो ये ऑफर हो गया, ठीक है, ये इम्प्लाइड हो गया। बस में चढ़ते हैं तो कई बार बस वाला कहता है कैसे बैठे हो, वो फिर उठा देता है, कोई जाने के लिए बैठा है तो वो इम्प्लाइड हो जाता है, वो मान लेता है, जैसे ही बैठता है तो आ जाए हाँ भी टिकट ले लो, तो ये इम्प्लाइड हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है कि आप सीट पे बैठे हो तो ये आपने जाने के लिए बैठे हो। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, ये सेक्शन 4 में है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन कर रखा है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम इट इज मेड। मतलब आप बोल तो रहे हो किसी को, जिसको भी बोल रहे हो उसको पता भी तो चले उसको कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं। आप टैक्सी में बैठ गए, टैक्सी में ड्राइवर ही नहीं है, आप बैठे हो जी भी गाड़ी चल नहीं रही है जी, जब आप उसको बताओगे ही नहीं, आप उसके वो है ही नहीं, तो फिर आप कैसे उसको कह सकते हो। प्रपोजल कम्युनिकेट होना ज़रूरी है, तभी वो कंप्लीट माना जाएगा। अब वो बस खड़ी है, ड्राइवर है नहीं, कंडक्टर में है, बैठ गए हो आप, बोले ये बस चली नहीं है, तो भैया उसको कम्युनिकेट उसकी नॉलेज में तो नहीं है कि भाई जाने के लिए बैठे हो कि बस, तो कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और इसके टाइप्स क्या हैं, क्रॉस ऑफर, when the offer made by two person to each other containing similar term of bargain cross each other in post। दोनों की बार्गेनिंग सिमिलर है, भाई एक ने ऑफर करा कि भाई मेरे को अपने घर के बाहर एक गार्ड रखना है, ठीक है, और एक व्यक्ति और आया थर्ड पर्सन, वो कह रहा है मुझे गार्ड की नौकरी चाहिए, तो गार्ड की नौकरी चाहिए तो वो उसका ऑफ़र हो गया, और जिसको गार्ड की नौकरी देनी है उसका ऑफ़र हो गया। फिर वो ऑफ़र करता है कि भाई इतनी सैलरी दूँगा, वो कहेगा ठीक है मैं इतनी सैलरी में, तो उसका भी ऑफ़र हो गया। तो दोनों का ऑफ़र होगा दोनों तरफ से, तो वो क्रॉस ऑफ़र कहलाएगा। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑफ़र। स्पेसिफिक ऑफ़र क्या होता है, व्हेन द ऑफ़र इज़ मेड टू ए स्पेसिफिक और अ सर्टेन पर्सन। सर्टेन पर्सन कैसे हो जाता है कि भाई जैसे कि किसी ने कोई
ऑफिस है बड़ा, एमएनसी है, उसमें गार्ड चाहिए, तो वो कहते हैं कि भाई कोई ऐसा फौजी व्यक्ति हो, कोई ऐसी बंदा हो जो ट्रेंड हो, जिसने ये मार्शल आर्ट आते हों, या कोई इस तरह की कुश्ती आती हो, मुझे उस टाइप का बंदा चाहिए। तो वो एक स्पेसिफिक ऑफर आ जाता है कि भाई मुझे उस टाइप के बंदे के लिए ही नौकरी पे रखना है, वो ऑफर हो जाता है, स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है उसको। जनरल ऑफर ये है कि भाई अब जैसे कि भाई डीडीए हो गया, एचएसवीपी हो गया, ये प्लॉट्स निकालते हैं, ये ऑफर करते हैं कि भाई हमने यहाँ ऑक्शन करी है, या आप ऑनलाइन जाके अपना फॉर्म भर सकते हो। ये ऑफर जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज हो जाता है, ये अपना फॉर्म भरो और अप्लाई कर दो फ्लैट्स के लिए, तो ये जनरल ऑफर हो जाता है। स्टैंडिंग ऑफर, एन ऑफर विच इज़ अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये कुछ टाइम के लिए होता है। स्टैंडिंग ऑफर भी होता है, इसको ओपनिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर रहता है कि भाई पीरियड ऑफ टाइम कैसे है कि भाई जैसे कि भाई ये 1 हफ्ते के लिए साइट खुली है या 1 महीने के लिए है, आपने जिसकी कोई फार्म भरना है वो 1 महीने तक, ये 30 मार्च तक, 30 जुलाई तक अपना फार्म भर लो। अब जैसे किसी की भाई कोई कहते हैं कि भाई री आई है, तो हमने पेपर भरना है, उसके लिए क्या डेट है, तो मैंने भाई इस लास्ट डेट रख दी है, भाई रख दी है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल तक की जिसने टाइम दे दिया उसको कि मार्च से लेके अप्रैल 1 मार्च तक का, 1 अप्लाई तक का टाइम है जिसने भरना है, ये हो जाता है स्टैंडिंग ऑफर। पीरियड ऑफ टाइम इतने टाइम तक के लिए खुला है। एग्जाम्पल है जैसे कि एन एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर इज मेरली एन इन्विटेशन फॉर कोटेशन, व्हेन द टेंडर इज अप्रूव्ड इट बिकम ए स्टैंडिंग ऑफर। आपने भर दिया, अब वो निकलेगा या आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो वो स्टैंडिंग ऑफर होगा, आपने तो भर दिया ना। अब आ जाते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है? सेक्शन 196 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। मतलब एक किसी ने एक्ट करा, कुछ कार्य करा, वो किसी और बंदे के द्वारा, ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, बट विदाउट हिज नॉलेज एंड अथॉरिटी। जिसके बिहाफ पे करा उसको पता ही नहीं है, उसकी अथॉरिटी के बगैर करा। ही में इलेक्ट टू रेक्टिफाई, जिसकी अथॉरिटी के बगैर करा, जिसकी नॉलेज के बगैर करा, वो उसको रेक्टिफाई कर सकता है टू हिज ओन सच एक्ट, टू डिस ऑन हिज सच एक्ट, उस एक्ट को ख़त्म कर सकता है, अमान्य कर सकता है। इफ़ ही रेक्टिफाई देम द सेम इफेक्ट्स विल फॉलो एज इफ दे हैव बीन परफॉर्म्ड बाय हिज अथॉरिटी। अगर वो उसको रेक्टिफाई कर देता है तो उसका प्रभाव वैसा ही रहेगा जैसे उसकी अथॉरिटी के द्वारा किया गया हो, उसकी नॉलेज के द्वारा किया गया हो, उसको पता हो। एग्जाम्पल है जैसे अ पर्सन untruly represent himself to be the authorized agent of another and thereby inducing a third person to deal with him as such agent is liable if his alleged employer does not rectify his act। अगर वो जिसके ब्याह पे वो कर रहा है उसको झूठे तौर पे कह रहा है कि भाई एजेंट के मैं उसका बंदा हूँ और काम कर रहा है, और अगर जिसके बिहाफ पे काम कर रहा है या जिसको पता ही नहीं है कि ये मेरे बिहाफ पे कर रहा है और उसको पता लग जाए, अगर वो रेक्टिफाई नहीं करेगा तो वो लायबल होगा। एसेंशियल्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है? द एक्ट शुड बी डन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। इसमें सबसे ज़रूरी है कि भी जो एक्ट होगा वो बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन होगा, ठीक है। और सेकंड है द प्रिंसिपल शुड बी इन एग्जिस्टेंस
and competent to contract when the act is done. The principle should be in existence. मतलब जो प्रिंसिपल है, जो मेन है, जिसके बिहाफ पे कर रहा है, जिसको पता नहीं है, तो वो एग्जिस्ट करना होना चाहिए और कम्पिटेंट होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के। थर्ड है रेक्टिफिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। मतलब वर्बल भाई बोल के, लिखित में, या कोई ऐसे कंडक्ट के द्वारा, पॉजिटिव कंडक्ट के द्वारा। फोर्थ है रेक्टिफिकेशन शुड बी मेड विद रीजनेबल टाइम। रेक्टिफिकेशन जो हो रीजनेबल टाइम में हो, ऐसा ना हो कि भाई कुछ काम हो गया है और उसके बाद उसको पता लग रहा है तो फिर लायबल होगा वो। एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए कि भाई आज पता लगा है तो आज की याद करो, या ये नहीं कि आप 2 महीने बाद याद कर रहे हो कि वो काम तो होने वाला था हफ्ते का और आपने उसमें 2 महीने बाद पता लग रहा है आपको, तो वो उसमें रीजनेबल टाइम होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन शुड बी विद फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट। नॉलेज होनी चाहिए उसकी रेक्टिफिकेशन की। इफेक्ट्स ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक भी कहते हैं। व्हेन द प्रिंसिपल रेक्टिफाई एन एक्ट which has been done on his behalf but without his authority or knowledge, the same effects follow as if the act had been performed with the principal's prior authority. When the principal rectify an act which has been done on his behalf, when the principal rectify an act which has been done on his behalf but without his authority, मतलब कोई ऐसा काम जो विदाउट उसकी नॉलेज के, विदाउट उसकी अथॉरिटी के किया गया हो, the same effect follow as if the act has been performed in the principal prior authority. The same effects follow as if the act had been performed with the principal prior authority. अगर रेक्टिफाई नहीं करोगे तो वो सेम इफेक्ट रहेगा उसका जो प्रिंसिपल का रहे था, अथॉरिटी में था। एग्जाम्पल जैसे ए है, अ हायर बिडर फॉर फॉरेस्ट कटिंग ऑफ। एक बंदे ने बिड करी और वो बिड जीत गया कि भाई उसको पेड़ काटने हैं फॉरेस्ट के कुछ एरिया के, ठीक है। और वो बिड किसने करवाई, बी ने, जूनियर फॉरेस्ट ऑफिसर ने। और उसने बिड एक्सेप्ट करके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पेड कर दी और सीनियर को बाद में पता चला और वो बाद में रेक्टिफाई करने आया, तो उस टाइम पे वो रेक्टिफाई नहीं हो सकती क्योंकि उसने कुछ हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया था और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कर दी थी। तो इस केस में क्योंकि वो डिलीवरेबल स्टेट थे, वो ऑलरेडी पेड़ लगे हुए थे, झाड़ियाँ लगी हुई, उनको जला दिया उसने। उसके लिए कोई उसको तैयारी अलग से करनी नहीं थी कि भाई पेड़ इकट्ठे करने थे, पहले झाड़ियाँ इकट्ठी करनी थी, वो पहले से ही वहाँ थी। वो एक डिलीवरेबल स्टेट में था तो उसने वो काम करा और इस केस में फिर स्टेम उसने वो जला दिए थे सारे, अपना काम शुरू कर दिया था। तो इस केस में जो बी है, जूनियर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर ऑफिसर, जिसने ये बिडिंग एक्सेप्ट करी थी, वो लायबल है रिमेनिंग पेमेंट देने के लिए। इसीलिए इसमें क्या है, डिले इज इन रेक्टिफिकेशन कुड लॉस टू द थर्ड पर्सन। डिले इन रेक्टिफिकेशन कुड लॉस टू द थर्ड पर्सन। डिले करोगे तो थर्ड पर्सन को लॉस होगा, इसीलिए भी लायबल है देने के लिए। वरना ए का नुकसान हो जाता है, उसने जो पैसे लगाए वहाँ पे, लेबर लगाई, इसीलिए। तो ये था रेक्टिफिकेशन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा।
थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।